गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, शीत युद्ध की परिभाषा के साथ ही शीत युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम शीत युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने विश्व पर या विश्व राजनीति पर काफ़ी दूरगामी प्रभाव डाले। एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध विश्व की दो महानतम महाशक्तियों अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं अर्थात पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य की एक लड़ाई थी। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, वरन यह युद्ध कहीं ना कहीं एक वैचारिक लड़ाई थी जो सैनिक गुटबंदियों के माध्यम से या विरोधी प्रचार के माध्यम से लड़ा गया। चूँकि यह दोनों ही महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई थी और शीत युद्ध का वैसे तो प्रारंभ 1917 की रूसी क्रांति से माना जाता है, लेकिन औपचारिक तौर पर या प्रकट रूप में शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं धरातल पर या हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में आता है, जहां दोनों ही महाशक्तियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोध में प्रचार या विभिन्न सैनिक गुटों का निर्माण करती है। अतः 1945 से 1990 के बीच में या विशेष तौर पर 1945 से 1962 के बीच में कौन कौन सी शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं होती हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चर्चिल के फुलटन भाषण की। चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और फुलटन जो है वो एक जगह या स्थान का नाम है। शीत युद्ध की जो औपचारिक शुरुआत है वो कहीं ना कहीं चर्चिल के फुलटन भाषण से मानी जाती है, क्योंकि इस भाषण के अंतर्गत उन्होंने जिस प्रकार से साम्यवादी विचारधारा जो कि सोवियत संघ की विचारधारा थी को रोकने का आह्वान पश्चिमी देशों से किया, और इस भाषण के फलस्वरूप अमेरिका सहित जो विभिन्न पश्चिमी देश थे उनके अंतर्गत सोवियत संघ विरोधी भावनाएं पनपनी शुरू हो गई और इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के बीच कहीं ना कहीं वैचारिक रस्साकसी का जो दौर था वो आरंभ हो जाता है। अतः शीत युद्ध के अंतर्गत जो चर्चिल का फुलटन भाषण है और यह घटना मार्च 1946 की है, तो यहीं से शीत युद्ध की एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है और कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों के बीच अर्थात और दोनों महाशक्तियों की विचारधाराओं अर्थात पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक लंबा चलने वाला संघर्ष प्रारंभ होता है। इसी के आगे जो दूसरी प्रमुख घटना है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वह है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत जो था वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा मार्च 1947 को दिया गया, वरन ये एक सिद्धांत ना होकर कहीं ना कहीं साम्यवादी प्रसार को रोकने के विरुद्ध एक नीति की घोषणा थी और इसे ही साम्यवादी प्रसार को रोकने वाला ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने स्पष्ट घोषित किया कि दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा, वहां अमेरिका इसे अपने ऊपर आया हुआ संकट समझेगा और उसे रोकने का पूर्ण प्रयत्न करेगा। ट्रूमैन सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने का एक प्रयास था। इसके पश्चात हम बात करेंगे मार्शल योजना की। मार्शल योजना की जो घोषणा है वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल में ही जो अमेरिकी विदेश सचिव थे, चूँकि ये उनके विचारों पर आधारित थी, इसीलिए इसे मार्शल योजना का नाम दिया गया। मार्शल योजना का जो संबंध था वो यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनरुद्धार से था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो यूरोपीय देश थे वे काफ़ी जर्जर हो चुके थे, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तो ऐसे में अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया कि यदि इन यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद देकर इस संकट से नहीं निकाला गया तो इनका झुकाव रूस की साम्यवादी विचारधारा की ओर हो जाएगा। अतः
इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और इन देशों में व्याप्त गरीबी, बेकारी, भूखमरी और अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया गया और इसे कहीं ना कहीं मार्शल योजना के साथ ही यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप वास्तव में देखें तो मार्शल योजना अपने आप में ही एक समसामयिक कूटनीति की एक सबसे दिलचस्प घटना थी और इससे भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ का जो खेमा था उसमें अमेरिका के विरुद्ध भावनाओं का प्रसार हुआ। इसके बाद एक और अगली घटना हम लेते हैं जो है बर्लिन की नाकेबंदी। अमेरिका और सोवियत गुटों में आपसी विचार मतभेद अभी चल ही रहा था कि अचानक 1 मार्च 1948 को सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन जो कि जर्मनी का एक शहर है और एक नए विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि सोवियत संघ बर्लिन की नाकेबंदी करने में असफल रहा और मई 1948 में ही उसे नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इसके दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं सामने आए। जर्मनी कहीं ना कहीं दोनों ही महाशक्तियों के शीत युद्ध की क्रीड़ा स्थली बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अधीन आने वाले जर्मनी के तीनों क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इसे संघीय जर्मन गणराज्य का नाम दिया गया और इसी के जवाब में रूस ने अपने अंतर्गत या अपने अधीन आने वाले जर्मन क्षेत्र को जर्मन प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना की और उसे अपने प्रभाव में ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार बर्लिन की नाकेबंदी एक ऐसी घटना है जिन्होंने दोनों ही महाशक्तियों के मध्य के तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया। बर्लिन की नाकेबंदी की घटना से जब हम आगे चलते हैं तो दोनों ही महाशक्तियाँ कहीं ना कहीं सैनिक संगठनों के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाती है और इस संबंध में 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका द्वारा नाटो, जिसे आप कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना करता है और यह एक प्रकार का सैनिक संगठन है। अमेरिका स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि यदि किसी भी प्रकार का आक्रमण नाटो के किसी भी देश पर होता है तो उसे सभी देशों पर किया गया आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश इसका मिलकर जवाब देंगे। वास्तव में यदि आप देखें तो जो नाटो था यह पश्चिमी गुट की सोवियत संघ को एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वह भविष्य में जो भी कार्य का क्रियान्वयन करे उसके विरोध या उसके विरुद्ध इस सामूहिक शक्ति का सामना इस सैनिक संगठन के रूप में उसे करना होगा। इसी दौरान विश्व की एक बेहद प्रमुख घटना घटती है जो विश्व राजनीति को आज तक प्रभावित कर रही है, वह है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन अस्तित्व में आया। यह सोवियत संघ के लिए अत्यंत आनंददायी घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर यह उत्साहपूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जब इस साम्यवादी सरकार की सदस्यता की बात आई तो अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए रोड़े अटकाना चालू कर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दोनों ही महाशक्तियों में कटुता में वृद्धि हुई। जिस प्रकार अमेरिका द्वारा नाटो का निर्माण किया गया उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अमेरिका द्वारा एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र को स्थापित करने के लिए सीटो और सेंटो 2 सैनिक संगठनों का निर्माण किया गया, जहां सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 1954 में किया गया। वहीं मध्य एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सेंटो का निर्माण किया गया और इसका निर्माण 1955 में हुआ। इन सभी सैनिक संगठनों यानी कि नाटो, सीटो और सेंटो के जवाब में सोवियत संघ भी कहीं ना कहीं एक सैनिक संगठन की तैयारी में आ गया और उसके द्वारा 24 मई 1955 को अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया
और अगेन वार्सा पैक्ट भी अमेरिका के विरुद्ध वही भूमिका का निर्वाह कर रहा था जिस भूमिका का निर्वाह नाटो, सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठन सोवियत संघ के विरुद्ध कर रहे थे। अतः शीत युद्ध में ये सभी घटनाएं जो थी वो कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों के बीच के तनाव को बढ़ा रही थी। और इसी के बीच में एक अन्य समस्या पैदा होती है जिसे हम स्वेज समस्या के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के इस चरण में स्वेज समस्या एक बड़े संकट के रूप में 1956 में उभर कर सामने आती है। मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तब फ्रांस और ब्रिटेन मिस्र पर सैनिक हमला कर देते हैं। हालांकि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन फिर भी यह जो हमला था यह अमेरिका के मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया। अतः ऐसे में सोवियत संघ द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताई जाती है और यह घटना कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव को बढ़ाने का कार्य करती है। ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आइजनहावर सिद्धांत के बारे में। आइजनहावर जो थे वे भी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा 1957 में आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। और यह जो सिद्धांत था या यह जो नीति थी यह अमेरिका की उग्रता की नीति की परिचायक थी। इसके अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया कि पश्चिमी एशिया में किसी भी साम्यवादी प्रसार को या साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए वह अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है। आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा से पश्चिमी एशिया में कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा और जो तनाव था वह बढ़ जाता है और अब यूरोप के साथ साथ मध्य एशिया भी दोनों ही महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैंप डेविड भावना। शीत युद्ध की यह घटना कहीं ना कहीं दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने के एक प्रयास के रूप में देखी जा सकती है। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात जो सोवियत संघ की बागडोर है वह ख्रुश्चेव द्वारा संभालने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही मॉस्को और वॉशिंगटन से एक साथ घोषणा की जाती है कि जो ख्रुश्चेव जो सोवियत संघ के मुखिया हैं और वहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं आइजनहावर, वो दोनों एक दूसरे के देशों की यात्रा करेंगे। ख्रुश्चेव जब अमेरिका पहुंचते हैं तो कैंप डेविड नामक स्थान पर उनके द्वारा जो अमेरिकी समकक्ष हैं उनके साथ गहन विचार विमर्श किया जाता है और दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं इस वार्ता में बड़े सकारात्मक रुख के साथ इन वार्ताओं को आगे बढ़ाया और इसी सहयोगात्मक भावना को देखते हुए इसे कैंप डेविड भावना के नाम से जाना जाता है। लेकिन विश्व शीत युद्ध के तनाव को कम करते हुए कहीं ना कहीं तनाव को कम करने की दिशा के इन प्रयासों को आगे बढ़ाए, लेकिन तभी U-2 विमान कांड जैसी घटना हो जाती है जो इन सारे सकारात्मक प्रयासों पर पानी फेर देती है। अमेरिका का एक जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा के अंदर जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है और ऐसे में निश्चित तौर पर दोनों महाशक्तियों के बीच जो सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई थी या जो सकारात्मक पहल की गई थी वह पुनः उन्हें उसी स्थिति में लाकर रख देती है। जब आइजनहावर और ख्रुश्चेव की मुलाकात होती है तो उसमें पेरिस सम्मेलन की भूमिका रखी जाती है, लेकिन U-2 विमान कांड की पृष्ठभूमि में जो पेरिस शिखर सम्मेलन है वह 16 मई 1960 को शुरू तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो असफलता होती है वह पहले से ही निश्चित होती है क्योंकि U-2 विमान कांड के कारण दोनों देशों में जो अविश्वास था वो पुनः अपने चरम पर था। ऐसे में जो पेरिस शिखर सम्मेलन था जिसमें कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों द्वारा तनाव को कम करने हेतु प्रयास किए जाने थे वह कहीं ना कहीं विफल हो जाता है और पुनः दोनों महाशक्तियां तनाव की स्थिति में अपने आप को पाती हैं। इसके बाद दो ऐसी घटनाएं होती हैं जो निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध की ओर संपूर्ण विश्व को ढकेल देती हैं और संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं परमाणु जनित युद्ध भय का भय जो होता है वह व्याप्त हो जाता है। और ये दो प्रमुख घटनाएं हैं बर्लिन
का दीवार संकट जो 1961 में है, और क्यूबा संकट। दोनों ही महाशक्तियों के मध्य बर्लिन दीवार का संकट और क्यूबा संकट खड़ा हो जाता है। अगस्त 1961 में बर्लिन, जो कि जर्मनी का एक शहर है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको पश्चिमी जो देश हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनसे अलग करने के लिए सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी जाती है, और इस दीवार का अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। लेकिन शीत युद्ध की जो सबसे तनावपूर्ण घटना थी क्यूबा संकट 1962, और यह वह घटना थी जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, और तब विश्व को ये लगा कि अब किसी भी पल परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। 19 अक्टूबर 1962 में क्यूबा संकट के अंतर्गत 1962 के अंतर्गत अमेरिका के दक्षिण में जो एक छोटा सा राष्ट्र है क्यूबा, कहीं ना कहीं वहाँ सोवियत संघ द्वारा अपनी तरफ से जो है अमेरिका पर, माफ़ कीजिएगा,